सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इम्पोर्टेंट सेक्शंस को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सेक्शन 13(8) से लेकर सेक्शन 26 तक। इसके प्रीवियस में मैंने सेक्शन 1 टू सेक्शन 13 को डिटेल में डिस्कस किया है। वो सारी वीडियोस आप पहले चेकआउट करें। सो सबसे पहला आता है सेक्शन 13(a) जो कि बात करता है ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, यानी कि कोई रिलीफ यानी कि जुडिशियल सेपरेशन इंस्टीड ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स ना लेकर जुडिशियल सेपरेशन। अब ये कैसे होगा? इस सेक्शन का सिंपल मतलब है कि अगर कोई हस्बैंड या फिर वाइफ डिवोर्स मांगते हैं तो कोर्ट चाहे तो सीधा डिवोर्स देने की जगह जुडिशियल सेपरेशन दे सकता है। जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है? इसका मतलब है हस्बैंड वाइफ लीगली अलग रह सकते हैं, यानी कि कोर्ट ने उन दोनों को अलग रहने का हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है, लेकिन शादी इससे टूटती नहीं। जुडिशियल सेपरेशन में शादी वैलिड रहेगी, बस कोर्ट कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रह सकते हैं, दोनों अभी भी लीगली हस्बैंड वाइफ ही होते हैं। कोर्ट कब ऐसा करेगा? जब कोर्ट को लगे कि शादी बच सकती है, डिवोर्स देना बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा, यानी बहुत हार्श स्टेप हो जाएगा। डिवोर्स देने से हो सकता है कि बाद में इन हस्बैंड या फिर वाइफ को पछतावा हो, और फिर रिकॉन्सिलेशन यानी कि मिलाप का चांस होता है। अब सेक्शन 13(a) के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस भी है। अब एक्सेप्शंस क्या होते हैं? ऐसे कोई ग्राउंड्स जहां जुडिशियल सेपरेशन ना देकर कोर्ट डायरेक्ट डिवोर्स दे सकती है। वैसे तो कोर्ट हमेशा जुडिशियल सेपरेशन पहले देती है, क्योंकि कोर्ट नहीं चाहता कि कोई भी हस्बैंड वाइफ कोई भी रिश्ता ऐसे ही टूट जाए। तो कोर्ट हमेशा चाहता है कि पहले हस्बैंड और वाइफ को अलग रखकर कुछ दिन रखे, उसके बाद ये दोनों अगर चाहे तो मिल सकते हैं। बट इसका कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि कुछ ऐसे कंडीशंस है जहां पर कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर नहीं देकर डायरेक्टली डिवोर्स का ग्राउंड यानी कि डिवोर्स की डिग्री पास कर सकती है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये रिलीफ यानी कि जुडिशियल सेपरेशन के रिलीफ तब नहीं मिलेगा जब डिवोर्स का ग्राउंड एकदम हो, जैसा कि रिलीजन चेंज कर लिया गया हो, ठीक है, या फिर सन्यासी बन जाना, संसार त्याग कर रिलीजियस ऑर्डर को ज्वाइन कर लिया हो, या फिर 7 साल तक हस्बैंड या फिर वाइफ यानी कि कोई भी एक पार्टनर का जिंदा होने की कोई भी खबर ना हो। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि शादी को बचाने का एक लास्ट चांस देना। ठीक है, आई होप गाइस ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट हमेशा देगी, बट इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। अगर रिलीजन चेंज कर लिया हो, या फिर संसार को त्याग कर दिया हो, या फिर 7 साल से जिंदा होने की कोई खबर ना हो। तो अगर ऐसे केस दिखाई देते हैं तो कोर्ट डायरेक्टली डिवोर्स के ग्राउंड दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 13(b) जो कि बात करता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। यहाँ पर देखिए, म्यूचुअल कंसेंट, कंसेंट मतलब सहमति और म्यूचुअल मतलब आपसी सहमति। तो म्यूचुअल कंसेंट जहां पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ने ही कंसेंट यानी सहमति जाहिर की हो, ये सबसे सिंपल डिवोर्स का तरीका है, जहां दोनों हस्बैंड वाइफ ही अलग होना चाहते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों हस्बैंड वाइफ 1 साल से अलग रह रहे हो, यानी कि इनमें कोई भी रिकॉन्सिलेशन नहीं हुआ हो। दोनों अग्री करते हैं कि ये एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, दोनों खुशी खुशी डिवोर्स लेना चाहते हैं, तभी ये कंडीशन वैलिड हो जाएगा और ये डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है, म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स। हमेशा याद रखना, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हमेशा सेक्शन 13(b) के अंडर ही आता है। इसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है? यानी कि एक प्रोसेस होता है डिवोर्स लेने का। इसको हम मोशन में डिवाइड करते हैं। अब जो फर्स्ट मोशन होता है, फर्स्ट मोशन में जॉइंट पिटीशन फाइल होता है। अब ये पिटीशन क्या होती है? पिटीशन मतलब एक ऐसा फाइल करना सूट, जब दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर ही पिटीशन फाइल करेंगे, यानी कि दोनों ही जॉइंटली पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में। उसके बाद 6 महीने का कूलिंग पीरियड, यानी कि कोर्ट इन्हें 6 महीने सोचने का टाइम देता है। अलग रहो, दोनों सोच लो कि सही में म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स करना है या फिर नहीं। अब आती है सेकंड मोशन की बारी। सेकंड मोशन मतलब फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट क्या होता है? कोर्ट डिवोर्स डिग्री दे देता है, यानी कि कोर्ट जब देखता है कि 6 महीने 1 साल हो गए हैं, फिर भी ये दोनों अलग ही रहना चाहते हैं, अभी भी डिवोर्स लेना चाहते हैं, तब कोर्ट समझ जाते हैं कि ये लोग सच में खुशी खुशी डिवोर्स लेना चाहते हैं और एक साथ नहीं रहना चाहते। अब यहाँ पर ये समझो, क्या 6 महीने का टाइम माफ हो सकता है? तो हाँ, कोर्ट स्पेशल सिचुएशन में ये वेव कर सकती है, यानी माफी दे सकता है। अब यहाँ पर और एक बात, अगर सेकंड मोशन से पहले कोई भी एक पार्टी यानी हस्बैंड या फिर वाइफ में से कोई भी एक पार्टी मना कर दे तो डिवोर्स नहीं होगा। म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स का मतलब ही होता है कि आपसी सहमति। अगर इनमें से कोई भी एक पार्टी सहमत नहीं है, डिवोर्स नहीं लेना चाहता, तो फिर डिवोर्स वैलिड नहीं होगी और सेक्शन 13(b) के अंडर म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बात करता है नो पिटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, यानी कि 1 ईयर रूल। अब ये 1 ईयर रूल क्या होता है? शादी के 1 साल के अंदर डिवोर्स फाइल नहीं किया जा सकता। अब ऐसा क्यों है? इसका सिंपल मतलब ये है कि शादी के 1 साल के अंदर कोई भी हस्बैंड या फिर वाइफ डिवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
ताकि इसका सिंपल सा मतलब है कि लोग गुस्से या फिर इमोशनल डिसीजन में तुरंत डिवोर्स ना लें। कोर्ट हमेशा चाहती है कि एक शादी वैलिड रहे और ऐसे मतलब चुटकियों में कोई भी शादी डिवोर्स में कन्वर्ट ना हो। मगर इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मतलब जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसी कोई सिचुएशन, वैसे तो कोर्ट 1 साल के अंदर पिटीशन फाइल नहीं लेती। कोई भी अगर पिटीशन आता है और 1 साल नहीं हुआ है शादी का और डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल किया गया है तो कोर्ट सिंपली रिजेक्ट कर देता है। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि कुछ ऐसे कंडीशन है कि जिसको देखकर कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है पिटीशन। अब वो क्या-क्या कंडीशन है? तो सबसे पहला कंडीशन है बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ हो, यानी कि एक्सेप्शनल हार्डशिप। आप अपने एग्जाम में ये लिख सकते हैं कि एक्सेप्शनल हार्डशिप, जिसका मतलब है कि हस्बैंड या फिर वाइफ, यानी कि कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करे, ठीक है, उसको मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर करे, तो इसको हम एक्सेप्शनल हार्डशिप पर जाएंगे। दूसरा है बहुत ही गंदी या फिर सीरियस गलती हो, यानी कि एक्सेप्शनल डिप्रेविटी, ठीक है, बहुत ही गंदी या फिर सीरियस गलती हो जाए जिसको माफ नहीं किया जा सकता। तो इन दैट केस क्या होती है, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है ऐसी डिवोर्स की पिटीशंस को, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 15, जो कि बात करता है डिवोर्स पर्सन्स व्हेन दे मैरी अगेन। तो डिवोर्स के बाद पर्सन्स दोबारा शादी कैसे कर सकते हैं? तो अब देखिए, डिवोर्स की डिग्री मिलने के बाद अपील का टाइम खत्म हो जाना चाहिए। अब ये अपील क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिवोर्स की डिग्री पास हो गई बट स्टिल जो पार्टीज है उनको अब लग रहा है कि नहीं, डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, तो एक अपील का एक टाइम होता है। अब देखिए, अपील ऐसा नहीं है कि आप 10 साल बाद आकर अपील कर रहे हैं। शादी का डिग्री अभी पास होता है, आप 10 साल बाद आके बोलते हैं कि नहीं, अब मुझे हमें एक साथ रहना है तो डिवोर्स को कैंसिल कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज का एक लिमिटेशन एक्ट के थ्रू अपील का टाइम होता है, ठीक है। अपील का एक टाइम लिमिट होता है। तो अगर सेक्शन 15 बात करता है कि डिवोर्स की डिग्री मिलने के बाद अपील का जो टाइम है वो खत्म हो जाना चाहिए, यानी अपील करने का कोई टाइम नहीं है, या फिर अपील अगर की गई हो तो वो डिसमिस हो चुकी हो, तभी दूसरी शादी लीगल होगी, ठीक है। अगर अपील पेंडिंग हो या फिर शादी कर ली, ठीक है, अगर अपील पेंडिंग हो और फिर शादी कर ली तो वो शादी वॉइड होगी, यानी कि कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर सेक्शन 15 में और एक चीज देख लो कि आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि डिवोर्स के बाद दोबारा शादी किससे? उसी सेम पर्सन से जिससे डिवोर्स हुआ है या फिर किसी और से? तो यहाँ पर इसका आंसर है कि या तो सेम पर्सन से भी शादी कर सकते हैं या फिर दूसरे किसी से भी शादी कर सकते हैं। बट यहाँ पर वही चीज कि अपील का टाइम कितने दिन तक रहता है? 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिग्री, यानी कि डिग्री पास हो गई कोर्ट से कि हाँ अब डिवोर्स ग्रांट किया जाता है, उसके बाद डिग्री पास होने के 90 दिन तक अपील का टाइम रहता है। तो अपील का टाइम खत्म हो जाना चाहिए, या फिर अपील अगर की गई हो वो डिसमिस हो चुकी हो, यानी कि खारिज कर दी गई हो, तभी दूसरी जो शादी होगी वो लीगल होगी। अगर अपील पेंडिंग है और फिर शादी कर ली, ठीक है, पेंडिंग अपील के बावजूद शादी कर ली तो वो शादी वॉइड हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अपील हो रही हो या फिर अपील का टाइम है तो आप शादी नहीं कर सकते। अपील का टाइम खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि 90 दिन क्रॉस हो जाना चाहिए, या फिर अपील डिसमिस हो जाना चाहिए, ठीक है, तब आप शादी कर सकते हैं उसी पर्सन से या फिर किसी और से। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 16 की, जो बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। अब यहाँ पर लेजिटिमेसी और इसका क्या मतलब होता है, देखिए, लेजिटिमेट यानी कि जायज और इलेजिटिमेट यानी कि नाजायज। लेजिटिमेट चाइल्ड यानी कि जायज बच्चा जो शादी के बाद होता है, और इलेजिटिमेट जो शादी के पहले माना जाता है। बट यहाँ पर लॉ क्या कहता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन के थ्रू। अब देखिए, अगर कोई भी शादी है जो कि वॉइड है, यानी कि गलत है, या फिर वॉइडेबल है, यानी कि वॉइड का मतलब तो ये हो गया कि कोई भी जैसे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप से हुआ, या फिर कोई जो भी है वॉइड है, आप सेक्शन 5 को अच्छे से देख लेना। वॉइड मैरिजेस और वॉइडेबल यानी कि एक पार्टी छोड़ सकती है, जैसे अगर कोई बंदा पागल है तो दूसरी पार्टी उसको छोड़ सकती है या फिर उसके साथ रह सकती है, तो इसे हम वॉइडेबल मैरिज कहते हैं। तो वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस से जो बच्चे होते हैं उनकी लेजिटिमेसी यानी कि जायज कितना होता है, उनको कैसा मिलेगा। तो यहाँ पे देखो सेक्शन 16 जो है ना वो बात करता है वॉइड या फिर वॉइडेबल मैरिजेस के बच्चे। तो अगर शादी वॉइड इलीगल हो या बाद में कैंसिल हो जाए तो भी बच्चे को इलेजिटिमेट यानी कि नाजायज नहीं माना जाएगा। समझ में आया? यानी कि अगर शादी इलीगल भी है और फिर बाद में कैंसिल हो गई शादी को माना ही नहीं जाएगा, बट स्टिल जो बच्चे हैं उनको नाजायज नहीं माना जाएगा, उनको जायज ही माना जाएगा। अब यहाँ पर बच्चा जो है ना, अगर वो वॉइड मैरिज से आया है, यानी कि जो जिसको हम इलेजिटिमेट तो नहीं मान रहे बट स्टिल क्योंकि वो वॉइड मैरिज से आया है, यानी कि एक इलीगल मैरिज से आया है, तो बच्चा जो है सिर्फ अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी का हकदार होगा। जॉइंट फैमिली या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि जो उनके पूर्वज से जो मिलता है उसमें कोई भी ऑटोमेटिक शेयर नहीं मिलेगा। जिसका सिंपल मतलब है कि इसका पर्पस है कि बच्चों को पनिशमेंट ना मिले पेरेंट्स की गलती की वजह से, पेरेंट्स गलती करे और उसकी सजा बच्चों को ना मिले, इसकी वजह से माँ बाप की अगर कोई प्रॉपर्टी रहती है तो वो वॉइड मैरिज के बच्चों को मिलती है, ठीक है। बट यही है कि जॉइंट फैमिली या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलता। नॉर्मली देखा जाए तो शादी अगर वैलिड रहती है तो उससे जो बच्चे होते हैं उनको उनकी जो पूर्वज की प्रॉपर्टी है वो अल्टीमेटली मिल जाती है। आपके दादा की प्रॉपर्टी आपको अल्टीमेटली आप वारिस हैं, बट
यहाँ जो वॉइड मैरिज से जो बच्चे आते हैं वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली उनको शेयर नहीं मिलता, उनको सिर्फ उनके माँ बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं सेक्शन 70 यानी कि जो बात करता है बाईगैमी की। सेक्शन 17 बात करता है पनिशमेंट ऑफ बाईगैमी। बाईगैमी मतलब दो शादी, आपको मालूम ही है, दो शादी, ठीक है। तो अगर किसी का पहला स्पाउस यानी कि पहला पार्टनर जिंदा है और वो दूसरी शादी करता है, दूसरी शादी वॉइड होगी। पहली शादी तो वैलिड है, मगर जो दूसरी शादी है वो हिंदू लॉ में वॉइड होती है, यानी कि गलत मानी जाती है। इसमें क्रिमिनल केस चलता है, यानी कि जो पार्टी है उसको अगर पता चल गया कि जो हस्बैंड है उसकी पहले से कोई बीवी है, या फिर अगर हस्बैंड है उसको पता चल गया कि वाइफ का पहले से कोई हस्बैंड है, इसमें क्रिमिनल केस चल सकता है, जेल हो सकती है आईपीसी के तहत। आईपीसी का कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? तो आईपीसी का आपका सेक्शन 494 और सेक्शन 495 अप्लाई होता है। अब यहाँ सेक्शन 494 आईपीसी बात करता है पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी, यानी कि पनिशमेंट दिया जाता है एक मैरिंग, अगर आप मतलब एक हस्बैंड या फिर वाइफ होने के बावजूद आप दूसरी बार अगर शादी करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी कितने साल की? 7 इयर्स की पनिशमेंट और फाइन, या फिर जेल प्लस फाइन बोथ, यानी कि 7 साल की सजा भी मिल सकती है या फिर फाइन मिल सकता है या फिर दोनों मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 494 जो बाइगेमी की पनिशमेंट आईपीसी में बताई गई थी, इसको इनकॉर्पोरेटेड कर दिया गया है सेक्शन 82 ऑफ द बीएनएस 2023। तो यानी कि सेक्शन 494 अब बीएनएस का सेक्शन 82 बन चुका है। एंड वेयर एज सेक्शन 495 आईपीसी जो कि बात करता है शादी, जो न्यू पार्टनर है उससे अपनी पुरानी जो शादी थी उसको छुपा दिया गया हो, ठीक है, यानी कि झूठ बोलकर या फिर छुपाकर अगर शादी की गई हो और बाद में रिवील होता है तो इसमें 10 साल की सजा हो सकती है और इसमें फाइन या सजा दोनों हो सकती है, ठीक है। तो सेक्शन 494 एंड 495, 494 पनिशमेंट फॉर बाइगेमी आईपीसी में बताया गया है और जिसको सेक्शन 82 में बताया गया है ऑफ बीएनएस, एंड सेक्शन 495 आईपीसी वही सेक्शन 82 बीएनएस, ठीक है, जो कि आपको हाइड करने के लिए, यानी कि अपने न्यू स्पाउस से शादी को, पुरानी शादी को या पुराने पार्टनर को छुपाने के लिए जो सजा मिलती है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ये जो कानून है ना आईपीसी वाला, ये कानून हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख सब पर अप्लाई होता है, यानी कि अगर ये लोग एक शादी के अलावा दूसरी कोई शादी यानी कि बाइगामी परफॉर्म करते हैं, बाइगामी को अगर परफॉर्म करते हैं तो इनको ये सजा मिलेगी एज पर दिस सेक्शन 494 आईपीसी एंड सेक्शन 82 बीएनएस, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 18 जो कि इलीगल मैरिज की सजा देता है। इलीगल मैरिज क्या होता है? अब देखिए ऊपर में तो मैंने बताया कि सेक्शन जो 17 था वो तो हमें बात करता है बाइगामी की सजा, बट इलीगल मैरिज की सजा अलग है। अगर शादी छोटी उम्र में हो, यानी कि लड़की की एज 18 से कम है और लड़का का एज जो है वो 21 से कम है, तो ये दोनों ही क्या रहते हैं? माइनर हुए। छोटी उम्र में शादी की गई हो या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो, ठीक है, यानी कि जो शादी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी कि जैसे मामी से शादी नहीं कर सकते, अपने आप अपनी चाची से शादी नहीं कर सकते, अपनी मौसी से शादी नहीं कर सकते, दादी से शादी नहीं कर सकते, ठीक है, कजिन से शादी नहीं कर सकते। अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में अगर शादी हुई हो उसकी भी, उसको इलीगल मैरिज कहा जाएगा। या फिर पहले स्पाउस के होते हुए दूसरी शादी की गई हो तो क्या होगी? पनिशमेंट भी मिलेगी, जेल मिलेगी, फाइन या फिर दोनों मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 90 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है कहाँ केस फाइल होगा, यानी कि जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर। जुरिस्डिक्शन मतलब कौन सा, कहाँ केस फाइल हो सकता है, और प्रोसीजर तो आपको पता है, प्रोसेस को कहते हैं। अब देखिए मैट्रिमोनियल केस, मैट्रिमोनियल यानी जो हिंदू मैरिज से रिलेटेड जो डिवोर्स केस होते हैं, मैरिज, तो इन्हें हम मैट्रिमोनियल केस कहते हैं। तो मैट्रिमोनियल केस फाइल किया जा सकता है जहाँ, ये 4 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट, जहाँ शादी हुई थी वहाँ केस फाइल हो सकता है। जहाँ लास्ट टाइम साथ रहे हस्बैंड और वाइफ, वहां पर केस फाइल किया जा सकता है। जहां पर रेस्पोंडेंट रहता है, रेस्पोंडेंट मतलब एक जो है जो अप्लाई करता है उसे पिटिशनर या फिर प्लेंटिफ कहते हैं, और अगले पार्टी जो उसको डिफेंडेंट है, जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया जाता है, उसे रेस्पोंडेंट या फिर डिफेंडेंट कहा जाता है। तो मैट्रिमोनियल केसेस में पिटिशनर एंड रेस्पोंडेंट होता है। तो पिटिशनर जो पिटिशन डालेगा और रेस्पोंडेंट जिसके खिलाफ, जैसे कि अगर हस्बैंड फाइल कर रहा है वाइफ के खिलाफ तो हस्बैंड पिटिशनर, वाइफ रेस्पोंडेंट, ठीक है। तो अगर वाइफ केस फाइल करे तो जहां वाइफ रहती है उसके जुरिस्डिक्शन में वहां केस फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से देखो क्या क्या कहा मैंने, कहाँ कहाँ केस फाइल कर सकते हैं? जहाँ पहली बात जहाँ शादी हुई थी, दूसरी जहाँ लास्ट टाइम दोनों साथ रहे, हस्बैंड वाइफ साथ रहे थे, थर्ड जहाँ रेस्पोंडेंट रहता है, ठीक है। ये रेस्पोंडेंट वाला क्यों किया गया? ताकि कन्वीनियंट हो जाए रेस्पोंडेंट को। देखिए जो पिटिशनर है वो तो मतलब उसको चाहिए डिवोर्स तो वो देता है, फाइल करता है, बट रेस्पोंडेंट को तो नहीं चाहिए ना डिवोर्स, तो इसीलिए रेस्पोंडेंट की कन्वीनियंस के लिए, उसकी मतलब उसकी सुविधा के लिए वहां पर जहां पर रेस्पोंडेंट रहता है वहां पर केस फाइल किया जा सकता है। या फिर अगर वाइफ अगर केस फाइल कर रही है तो जहां वाइफ रहती है, स्पेशली वाइफ को हमेशा एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाता है, तो वही वाइफ को यहाँ भी एक एडवांटेज मिल रहा है कि जहां पर वाइफ रहती है वहां वो केस फाइल कर सकती है, अगर वाइफ केस फाइल कर रही है तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैरिज रिसेप्शन का प्लेस मैटर नहीं करता, जहां शादी सोलेमनाइज हुई थी वो मैटर करता है, विच मीन्स कि एक शादी होती है और एक रिसेप्शन होता है, तो रिसेप्शन कहाँ हुआ वो मैटर नहीं करता, जहां शादी हुई थी वो जगह मैटर करता है, ठीक है। सपोज आपकी शादी हुई दिल्ली में और आपने रिसेप्शन किया कोलकाता में, तो कोलकाता में आपको फाइल नहीं करना है, आप दिल्ली में, शादी दिल्ली में हुई थी तो आपको दिल्ली में फाइल करना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन
जो कि बात करता है कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटिशंस। क्या कहते हैं, पिटिशन कैसे लिखी जाए। यहाँ पर देखिए पिटिशन को कैसे लिखना पड़ता है, क्या क्या लिखना है और वेरिफिकेशन कैसे होंगे वो बताया गया है। कोर्ट में जो एप्लीकेशन फाइल होती है उसमें सारे फैक्ट्स, एप्लीकेशन यानी कि जो पिटिशन फाइल होगी उसमें सारे फैक्ट्स क्लियरली लिखने पड़ते हैं। ठीक है, फैक्ट्स मतलब क्या क्या हुआ, जैसे अगर वाइफ फाइल कर रही है तो वाइफ के साथ क्या क्या टॉर्चर किया गया है, वाइफ को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या उसके साथ हुआ, वो उसको सारे फैक्ट्स कहते हैं। वो सारे फैक्ट्स को लिखने पड़ेंगे और वो डिवोर्स क्या चाहती है और प्रेयर में वो बताएगी कि उसे क्या क्या चाहिए। तो इसको हम फैक्ट्स और पिटिशन का एक तरीका कहते हैं, फॉर्मेट कहते हैं। सारे फैक्ट्स क्लियरली लिखने होंगे, झूठ नहीं होना चाहिए कुछ भी। ऐसा नहीं कि वाइफ को बस डिवोर्स चाहिए तो झूठ, कुछ भी एक झूठ लिख रही है। ठीक है, हस्बैंड अच्छा है बट फिर भी हस्बैंड के ऊपर झूठा इल्जाम, तो अगर झूठ रहता है तो फिर डिवोर्स का डिग्री फाइल नहीं किया जाएगा। दोनों मिलकर नाटक नहीं कर रहे हो, यानी कि किसी भी तरह का कोई कॉल्यूशन, हस्बैंड वाइफ कोई मतलब ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को हैरेस करने के लिए या फिर ऐसे ही कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए। इसके बाद प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, यानी कि प्रॉपर चेकिंग ऑफ दी ऑल द डॉक्यूमेंट्स, तभी वो जो एप्लीकेशन होगा वो कोर्ट में जाएगा। ये क्यों है, ये इंश्योर करता है कि केस जो है वो जेन्युइन है, यानी कि कोई भी फेक केस नहीं हो, कोई भी, वरना तो ऐसे तो हर कोई भी थोड़ा सा झगड़ा होगा तो वाइफ या फिर हस्बैंड दोनों गुस्सा है हस्बैंड से वाइफ से तो वो केस फाइल कर देंगे, एक दूसरे को मतलब ब्लेम करेंगे, टॉर्चर करेंगे। इससे क्या होता है, कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए कोर्ट हमेशा ये सब ध्यान रखती है कि किसी भी तरीके की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई भी फेक पिटिशन ना आए। नेक्स्ट है सेक्शन 21 जो कि सिविल प्रोसीजर अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि जो डिवोर्स केस होते हैं, एक हमें पता है एक क्रिमिनल केस होता है, एक सिविल केस होता है। सिविल केस में प्रॉपर्टी वगैरह आते हैं और क्रिमिनल केस में यानी कि जो क्राइम होता है उसके अगेंस्ट में केस किया जाता है। तो अब ये जो मैट्रिमोनियल केसेस है इसे हम नॉर्मल सिविल केस की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, मतलब एविडेंस लगेगा, विटनेस को भी बुलाया जाएगा, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर जो कि होता है एक सिविल केस में वो सारा फॉलो किया जाएगा, इसीलिए हम इसे सिविल प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिमोनियल केस में हमेशा सिविल प्रोसीजर अप्लाई होगा, कोई भी क्रिमिनल प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा, यानी कि कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारा एविडेंस, विटनेस, प्रोसीजर सारा आपका सिविल केस का फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 21A, ट्रांसफर ऑफ पिटिशन, यानी कि पावर टू ट्रांसफर पिटिशंस इन सर्टेन केसेस। कौन कौन से ऐसे केसेस है जबकि पिटिशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर मतलब देखिए, अगर हस्बैंड और वाइफ अलग अलग कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं तो दोनों केस एक ही कोर्ट में ट्रांसफर होंगे और साथ में सुनवाई होगी ताकि अलग अलग जजमेंट ना आए। मतलब समझ में आया कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग अगर कोर्ट में फाइल करते हैं, एक ने कर दिया एक ही स्टेट के अलग कोर्ट में, दूसरे ने अलग कोर्ट में फाइल किया, तो अगर बाद में पता चलेगा तो अलग अलग कोर्ट में कोई भी एक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि दो अलग अलग केस को एक केस बनाकर ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसी एक कोर्ट में और वहीं पर दोनों की सुनवाई, दोनों को बुलाया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 21 भी बात करते हैं स्पीडी ट्रायल का। स्पीडी ट्रायल का मतलब जो केस चलता है कोर्ट रूम में, तो स्पीडी ट्रायल मतलब जल्दी। कोर्ट हमेशा ये ख्याल रखेगा, ट्राई करेगा कि रोज रोज जल्दी जल्दी हियरिंग हो, हियरिंग यानी कि सुनवाई जल्दी जल्दी हो। 6 महीने में केस खत्म करने की कोर्ट कोशिश करेगा, मैट्रिमोनियल केस को जल्दी जल्दी खत्म किया जाए। ठीक है, सालों साल यानी कि 10 साल 15 साल मैट्रिमोनियल केस ना चले, जल्द से जल्द डिसाइड हो जाए। अपील 3 महीने में डिसाइड हो जाए। कोर्ट हमेशा ये ट्राई करेगी कि 6 महीने में केस खत्म कर सके और अपील जो है अगर अपील की जाए तो उसे 3 महीने में डिसाइड की जाए। डिले अवॉइड करना इसका पर्पस होता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 21C, डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड या रजिस्टर्ड नहीं है तब भी सिर्फ इसी वजह से जो डॉक्यूमेंट है, पिटीशन है, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। कोर्ट सब्सटेंस देखेंगे, टेक्निकल मिस्टेक्स को अवॉइड करती है। इसका मतलब सिंपल है कि अगर जो डॉक्यूमेंट है वो उसमें सारे फैक्ट सही है, सारे एविडेंस सही है, बट उसमें क्या है कोई स्टैम्प सही से नहीं लगाया गया या फिर रजिस्टर सही से नहीं किया गया, तो ये इस वजह से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उसको आप सही से स्टैम्प करवा लो बट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट को। सेक्शन 22 बात करता है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, यानी कि आपने देखा होगा कि कोर्ट जो होता है ना, कोर्ट में इन कैमरा के सामने, यानी कि वो लाइव दिखाया जाता है टीवी में। ऐसा कैसे होगा, तो मैट्रिमोनियल केस जो यानी कि जो डिवोर्स, फैमिली डिस्प्यूट, हस्बैंड वाइफ का जो मैटर होता है उसको पब्लिक में नहीं चलाया जाता, क्योंकि पब्लिक में हस्बैंड वाइफ का हमेशा प्राइवेसी दिया जाता है। कोर्ट रूम में प्राइवेट मैट्रिमोनियल केस देखा जाएगा, बाहर पब्लिश नहीं होगा, प्राइवेसी प्रोटेक्ट होती है। इसका यही उद्देश्य रहता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि देखो, सिर्फ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है उसको पब्लिश किया जा सकता है, यानी कि हाई कोर्ट ने सपोज कोई डिसीजन दिया, जजमेंट पास किया किसी भी फैमिली मैट्रिमोनियल केस के ऊपर, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पास हुई है उस केस से रिलेटेड, फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ के कोई केस से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, तो हमेशा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको पब्लिश किया जाता है ताकि वो जो जजमेंट है ना उसको जो लोअर कोर्ट है वो फॉलो करे। आपने सुना होगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब ही होता है कि हाई कोर्ट के फैसले को लोअर कोर्ट हमेशा फॉलो करती है। क्यों फॉलो करती है, ताकि एक जो है स्टेबिलिटी मेंटेन किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि लोअर कोर्ट अलग डिसीजन रहे। सपोज मैं एग्जांपल से बताती हूँ कि हाई कोर्ट में एक मामला आया और उसका डिसीजन ये दिया गया कि वाइफ को ऐसा दिया जाएगा। अब जो है वैसे ही सिमिलर कोई केस आपका लोअर कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में आता है। अब वही फैक्ट्स वही रहते हैं, बट जो फैमिली कोर्ट है उसके जज ने कुछ और डिसीजन दे दिया, तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट पास होता है। इसीलिए हायर कोर्ट को हमेशा ज्यादा मान्यता दी जाती है। तो इसलिए हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, अगर वैसा ही सिमिलर केस
कोई लोअर कोर्ट में आता है तो क्या करेगी, लोअर कोर्ट हमेशा अगर सिमिलर फैक्ट्स है, सिमिलर केस है, तो हमेशा हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करके वैसे ही जजमेंट पास करेगी, उसी जजमेंट को फॉलो करेगी। इसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 23 जो कि बताता है कोर्ट की ड्यूटी। अब कोर्ट की क्या ड्यूटी है, कोर्ट को चेक करना होता है कि पिटिशनर जो है वो अपनी गलती का फायदा तो नहीं उठा रहा है। क्या मतलब पिटिशनर, यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि हस्बैंड जो है वो उसने क्या किया, शादी के बाद वाइफ को खुद छोड़कर वो भाग गया, या फिर समझिए वाइफ को इतना टॉर्चर किया कि वाइफ खुद उससे तंग आकर भाग गई। अब क्या करता है हस्बैंड, खुद गलती की है उसने, बट क्या करता है वो वाइफ के खिलाफ एक डिवोर्स पिटिशन या फिर डिजर्शन का ग्राउंड की वाइफ हमें मुझे छोड़कर मतलब मुझे छोड़कर भाग गई, ऐसा कुछ कहता है कोर्ट में आके। तो यहाँ पर क्या समझ आ रहा है कि हस्बैंड ने खुद गलती की है, वो उसने खुद टॉर्चर किया वाइफ को और मजबूर किया कि वो उसे छोड़कर चली जाए, और यहाँ पर खुद मासूम बन रहा है। तो इसीलिए पिटिशनर की अगर अपनी कोई गलती रहती है तो कोर्ट हमेशा ये इंश्योर करती है कि कहीं पिटिशनर की अपनी गलती तो नहीं है, कहीं वो एडवांटेज तो नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, ग्राउंड सच में प्रूफ हुए हैं कि नहीं, यानी कि जिस ग्राउंड में पिटिशन फाइल किया गया है डिवोर्स के लिए या फिर जुडिशियल सेपरेशन के लिए, वो ग्राउंड सच में है या फिर झूठा एक ग्राउंड लगाया गया है। तीसरा, रिकॉन्सिलेशन, यानी कि मिलाप पॉसिबल है या नहीं। कोर्ट डिवोर्स देने से पहले हमेशा मिलाने की कोशिश करता है, तो ये कुछ कोर्ट्स की ड्यूटी है जो कोर्ट को पालन करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 23A जो कि रेस्पोंडेंट का राइट कहता है। अब देखिए पिटिशनर है, पिटिशनर का तो बहुत सारा राइट मिलता है, बट रेस्पोंडेंट के भी कुछ राइट्स होते हैं। वो क्या है, अगर हस्बैंड केस फाइल करे, वाइफ सिर्फ डिफेंड नहीं करेगी बल्कि खुद भी रिलीफ मांग सकती है, मतलब काउंटर क्लेम कर सकती है। अब यहाँ देखिए वाइफ को फिर से एडवांटेज दिया गया है, लेडीज फर्स्ट, लेडीज को हमेशा ज्यादा एडवांटेज दिया जाता है। तो अगर हस्बैंड ने केस फाइल किया, अब हस्बैंड क्या करेगा, अपनी पिटीशन में रिलीफ मांगेगा, रिलीफ यानी प्रेयर में मांगेगा कि मुझे ऐसा ऐसा इंसाफ चाहिए। इसमें जो अगर वाइफ डिफेंड कर रही है वो सिर्फ खुद को डिफेंड बचाव नहीं करेगी बल्कि खुद के लिए भी कुछ रिलीफ मांग सकती है कोर्ट से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेक्शन 24 जो कि इंटरिम मेंटेनेंस की बात करता है। अगर केस चल रहा है और किसी एक के पास इनकम नहीं है, ठीक है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। अगर सपोज केस फाइल हो गया है और कोई भी पार्टनर में से, हस्बैंड हो या वाइफ हो, आइदर दोनों में से किसी एक का इनकम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, तो कोर्ट हर महीने मेंटेनेंस दे सकता है, लॉयर फीस भी दिलवा सकता है। ये सिर्फ केस के दौरान ही मिलता है। ठीक है, अब ये मगर हस्बैंड को भी मिल सकता है। अगर हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है, वाइफ एम्प्लॉयड है, तो वाइफ को देना पड़ता है कुछ खर्चा। नेक्स्ट है सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी। एलिमनी क्या होता है, वही मेंटेनेंस। अब देखिए केस खत्म होने के बाद, यानी केस खत्म हो चुका है, केस खत्म होने के बाद कोर्ट परमानेंट मेंटेनेंस दे सकता है, यानी कि कोई अमाउंट डिसाइड कर देगा मंथली। कोर्ट इनकम, प्रॉपर्टी, कंडक्ट सब देखेगा, उसके बाद फैसला करता है कि कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए दूसरी पार्टी को। अगर वाइफ रीमैरिज कर ले, यानी कि उसको मेंटेनेंस मिल रहा है हस्बैंड के थ्रू, डिवोर्स हो चुका है बट मेंटेनेंस मिल रहा है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी से भी कुछ मिल रहा है, फिर उसने क्या किया, वाइफ रीमैरिज कर ले यानी कि शादी कर ले, या इमोरल रिलेशन में हो यानी कि किसी के साथ कुछ साइड से अफेयर चला रही हो, तो मेंटेनेंस कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट इनजस्टिस कभी भी नहीं करता। मेंटेनेंस तब तक ही मिलेगा जब तक वाइफ दूसरी शादी नहीं करती। अगर वाइफ दूसरी शादी कर लेती है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा हस्बैंड से। ठीक है, लास्ट सेक्शन है चाइल्ड कस्टडी। अब बच्चा किसको मिलेगा, अगर इन दोनों का कोई भी बच्चा है तो हिंदू लॉ क्या कहता है, कोर्ट बच्चों के बारे में ऑर्डर पास करेगा। कस्टडी, मेंटेनेंस, एजुकेशन का खर्चा, सबसे इंपॉर्टेंट चाइल्ड का वेलफेयर यानी कि चाइल्ड का अच्छा भविष्य। कोर्ट इंटरिम यानी कि टेम्पोररी ऑर्डर भी दे सकता है और बाद में मॉडिफाई यानी कि अपने हिसाब से चेंज बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड की कस्टडी किसको मिलेगी, मम्मी को मिलेगी, पापा को मिलेगी, बच्चा किसके पास रहेगा, ये सारा कितना मेंटेनेंस मिलेगा, एजुकेशन का खर्चा कैसे कौन देगा, और चाइल्ड का अच्छा से पालन कौन करेगा, ये सब कोर्ट फैसला करती है। और कोर्ट यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक बार जो लिख दे कोर्ट की हर महीने बच्चे के लिए इतना देना पड़ेगा और वही परमानेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। बच्चा जैसा जैसा बड़ा होगा या फिर अगर सिचुएशन चेंज होती है, सपोज जो है उसके फादर की इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, हमेशा कोर्ट हमेशा ये सब देखकर, प्रॉपर्टी कितनी है पेरेंट्स के इनकम कितनी है, ये सब देखकर ही मेंटेनेंस या फिर एलिमनी ग्रांट करता है। अगर इनकम में बदलाव आते हैं या फिर कुछ चेंजेस आते हैं, प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा कुछ प्रॉपर्टी मिल गई, तो कोर्ट हमेशा अपने डिसीजन को मॉडिफाई भी कर सकता है।